Assalamualaikum everyone and welcome to yet another session of FPSC English Lectureship exam. So in this session, we're going to cover the history part that has been added to your lectureship syllabus lately. So the specific part that has been added is right from 16th century to the 20th century, and that is to say from Elizabethan era to the modern era. So इसको start करते हैं आज और I have tried my best to add the most important and the most basic points that can appear in your exam. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस सेशन को किस तरह से अटेंड करना है और इसके बाद जो MCQs हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसके सोर्सेज कहाँ से आपने सर्च करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अब हैविंग सेड दैट कि आपके पास अराउंड 1 मंथ है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो जितना ज़्यादा इन डेप्थ आप जाएंगे हिस्ट्री को लेके, क्योंकि हिस्ट्री इज अ वाइड पूल, ये अनलिमिटेड चीजें हैं इसके अंदर, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे अच्छी बात है, बट स्ट्रैटेजी आपकी इस महीने के लिए ये होनी चाहिए कि आपने हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना है। आपने ज्यादा डिटेल्स में जाके अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को ही टाइम देना है ताकि आप इररेलेवेंट और डी ट्रैकिंग से बच रहें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज द टाइमलाइन। 5th सेंचुरी से 14 तक आ जाती है आपकी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, और इसको हम मिडिल एजेस भी कहते हैं। उसके बाद मेडिवल लिटरेचर जो है वो आपका 14th-15th सेंचुरी तक है, और फिर स्टार्ट होता है आपकी एलिजाबेथन एज, और यहीं से आपका रिनाइसेंस एरा भी स्टार्ट हो जाता है। रिनाइसेंस एरा को कहा जाता है कि ये अराउंड 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया, बट अकॉर्डिंग टू सम ये एलिजाबेथन एरा से स्टार्ट होता है। लेकिन ये है कि आपने माइंड में ये रखना है कि 14 to 17 सेंचुरी का जो एरा है दैट इज द रिनाइसेंस एरा, जो हम आगे जाकर डिस्कस अभी करेंगे कि किस तरह से हुआ। सो एलिजाबेथन एरा जो है वो 16th-17th सेंचुरी में है, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया, एंड देन वी हैड द रिस्टोरेशन एरा, 18th सेंचुरी लिटरेचर, रोमांटिक पीरियड, 20th सेंचुरी लिटरेचर। यहाँ पे आपका सिलेबस एंड हो जाता है। सो बेसिकली सिलेबस जो है वो आपका एलिजाबेथन से स्टार्ट होता है और 20th सेंचुरी तक इट स्ट्रेचेस। First of all, the 16th century, which is also called the Elizabethan era. Now, why called Elizabethan era? Because Queen Elizabeth I, she ruled the empire, or around mid 16th century से लेके तकरीबन for more than 50 years she ruled Britain during this era. So 16th century England is usually referred to as the English Renaissance. So इसको English Renaissance भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसकी रेलेवेंस आपको मिलेगी इसके पिछले एजेस से। मैंने आपको भी बताया कि from 5th century to the 15th century is called the Middle Ages, and the other name of Middle Ages is the Dark Age. Dark Age क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो Middle Ages थी, जो Dark Ages थी 15th century तक, कोई खास ऐसी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है, इंग्लैंड में और ब्रिटेन में, और राइटर जो हैं वो कोई इतना वर्सटाइल किस्म का नहीं लिख रहे थे। दे वर राइटिंग बट द राइटिंग्स वर नॉट सो वर्सटाइल। उसकी वजह ये थी कि अभी तक प्रिंटिंग प्रेस भी इन्वेंट नहीं हुआ था। सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर द रीडर्स टू रीड द राइटर्स एंड फॉर द राइटर्स टू कन्वे देयर रीडिंग्स टू द रीडर्स। तो वो जो एक साइंटिफिक जो बैकग्राउंड था वो बहुत वीक था, जिसकी वजह से जो रीडरशिप थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो थिएटर्स वगैरह थे वहाँ पे भी जो अरिस्टोक्रेट्स थे सिर्फ वही जाया करते थे, बिकॉज नॉट एवरीवन कुड अफोर्ड द टिकट्स एटसेट्रा। सो इस वजह से और बहुत सी और वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक मिडिल एज जो है वो डार्क एज था। आपने सुना होगा जॉफरी चॉसर का नाम। जॉफरी चॉसर इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि जॉफरी चॉसर को कहा जाता है कि वो मॉर्निंग स्टार था रिनाइसेंस का। अब सवाल ये है कि जॉफरी चॉसर तो पैदा ही हुआ है मिडिल एजेस में, और उसकी डेथ भी जो है वो अराउंड 15th सेंचुरी के स्टार्ट में ही कहीं हो जाती है। मतलब 14th सेंचुरी में ही वो पैदा हुआ और अराउंड 15th सेंचुरी के स्टार्ट में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। सो व्हाई इज ही कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस? उसे कहा इसलिए जाता है मॉर्निंग स्टार क्योंकि जॉफरी चॉसर वाज द फर्स्ट पर्सन who rebelled against the norms of the middle ages. मिडिल एजेस के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्टेड राइटिंग्स हुआ करती थी, राइटर्स जो हैं वो रूल से अकॉर्डिंग लिखा करते थे। और इसके अलावा जो मिडिल एजेस है वो डार्क एज इसलिए भी है क्योंकि चर्चेस के अंदर करप्शन बहुत थी। कैथोलिक चर्च से चर्च के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा थी। द मॉन्क्स एंड द क्लर्जी मैन
दे वर करप्टिंग एवरीथिंग, और उन पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। ये कहा जाता है मिडिल एजेस के बारे में कि जो किंग है और जो आपका चर्च है, दे वर द टू स्वॉर्ड्स ऑफ वन गॉड। दे वर द टू स्वॉर्ड्स ऑफ वन गॉड, जिसका मतलब ये है कि चर्च और किंग दोनों इतने ज्यादा आपस में थे कि जैसे दोनों ही गॉड के इक्विवेलेंट हो, यानी कि किंग के ऊपर भी कोई सवाल उठा नहीं सकता था, बिल्कुल उसी तरह से चर्च के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकता था। सो जॉर्ज चौसर की जो कैटेनबरी टेल्स है उसमें उसने चर्च को क्रिटिसाइज किया है, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश रिनाइसेंस, क्योंकि एक जो एनलाइटमेंट का एरा था, जो क्रिटिसिज्म का एरा था, जो क्वेश्चनिंग का एरा था, जो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन ओवर रिलीजन का एरा था, वो स्टार्ट होता है रिनाइसेंस एरा से। और सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ मिडिल एजेस। अब हम देख लेते हैं कि 16th सेंचुरी में हुआ क्या। सो इंग्लिश ड्रामाज हैव गॉन थ्रू ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एलिजाबेथन पीरियड। जो एलिजाबेथन पीरियड है उसका एक हॉलमार्क यानी कि उसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रेट ये है, क्योंकि हर एरा के अंदर कोई ना कोई एक खास जॉनरा होता है जो उस एरा को स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपका राइटिंग स्टार्ट होती है 5th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स हम देखें तो पोइट्री बहुत ज़्यादा कॉमन थी। उसके बाद थिएटर्स आना शुरू हो गए, मोरालिटी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, ये प्लेस जो है वो बहुत कॉमन हो गए। लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक जॉनरा नहीं था मिडिल एजेस में जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो। प्लेस वर देयर, पोइट्री वाज आल्सो देयर, बट नॉवल जो है वो कोई इतना नहीं था, मतलब नॉवल तकरीबन ना होने के बराबर था 15th सेंचुरी से पहले। लेकिन जब रिनाइसेंस स्टार्ट होता है तो आपके जो एलिजाबेथन एरा है, स्पेसिफिकली एलिजाबेथन एरा, ड्रामा वाज लाइक द बिग गेम इन एलिजाबेथन एरा, क्योंकि थिएटर जो हैं वो बनना शुरू हुए। तकरीबन 1560s के बाद थिएटर्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हुए, और शेक्सपियर ने भी कुछ अपने शेयर्स जो हैं वो ऐड किए थिएटर्स में। द ग्लोब थिएटर था, और एक और थिएटर था उसका नाम था द थिएटर। तो इस तरह के जो शेक्सपियर्स के जो थिएटर थे, और जो और भी किंग्स और क्वींस जो आते थे, उनके अंदर भी रिनाइसेंस के थ्रू एक एनलाइटमेंट क्रिएट हुई कि अब थिएटर्स क्रिएट करने चाहिए। अब जो थिएटर्स हैं उनको आम करना चाहिए, और जो ड्रामाज हैं दे शुड नॉट ओनली बी फॉर द एरिस्टोक्रेट्स, अब सबको ही रीडिंग्स और राइटिंग्स का पार्ट बनना चाहिए। एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी ड्यूरिंग दिस एरा, रिनाइसेंस की अब बात हो रही है तो बता देती हूँ कि रिनाइसेंस में पैट्रोनेज बहुत ज़्यादा कॉमन थी। पैट्रोनेज ये होता है कि जो किंग्स और क्वींस थे दे यूज टू फंड द राइटर्स टू राइट फॉर देम, ताकि राइटर जो हैं उनको पैसा मिले और वो उनके लिए लिखें। दैट इज वाई राइटिंग जो है रिनाइसेंस एरा के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गई। सो बात हो रही थी ड्रामा की, कि ड्रामा जो है वो शेक्सपियर का एक थिएटर कंपनी है। ये हमने पढ़ा भी था शेक्सपियर के टाइम पे जब हम हेमलेट को कवर कर रहे थे, कि शेक्सपियर जो है उसका द चैम्बरलिन्स मैन ये कंपनी थी, इसके अंदर उसके शेयर्स भी थे, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू दिस कंपनी फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, सो एक थिएटर था, बेसिकली कंपनी का नाम मैं ले रही हूँ बट एक थिएटर था। सो इंग्लिश ड्रामा जो है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई एलिजाबेथन पीरियड में। पहले ड्रामास लिखा जाते थे रिलीजन के लिए मिडिल एजेस में, और जैसे आपको बताया कि मिडिल एजेस में चर्च जो है वो इट वाज डोमिनेंट, तो रिलीजन के ऊपर लिखे जाते थे प्लेस। लेकिन इस तरह के अंदर जो है वो थोड़े से रिबेल किस्म की राइटिंग्स आई, शेक्सपियर ने डिफरेंट वर्सेटाइल टॉपिक्स उठाए, उनके ऊपर लिखना शुरू किया, साइकोलॉजिकल राइटिंग्स भी स्टार्ट हो गई। सो ड्रामा वाज द की इन दिस। जो एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू निकलता है यहाँ से वो ये है कि पहली इंग्लिश कॉमेडी लिखी गई थी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है, दिस वाज द नेम ऑफ द कॉमेडी, और ये लिखी किसने थी? निकोलस डाल ने लिखी थी। तो ये जो मैंने बोल्ड किए हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, फर्स्ट नॉवल, ये इस तरह वाली चीजें जो हैं ये पेपर में आ जाती होती हैं। So another comedy is Grammar Girton's Needle. Is about the loss and the findings of needle with which the old women Grammar Girton mends clothes. So इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनके समरीज को ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। What you should do is to know कि इनके नाम क्या थे, और ये कब कब मतलब किस एरा के अंदर ये लिखे गए हैं। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज गॉर्बोडॉक। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पहली इंग्लिश ट्रेजेडी जो थी वो 1561 में गॉर्बोडॉक के नेम से लिखी गई थी, और ये किस तरह से लिखी गई थी? ये दो लोगों की कोलैबोरेशन थी, नॉर्टन और सैकवाइल, दो राइटर्स थे, प्ले राइट। पहले तीन एक्ट जो है वो नॉर्टन ने लिखे थे और बाकी सैकवाइल ने लिखे थे। देन वी हैव द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें सॉरी यूनिवर्सिटी विट्स की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो बेसिकली अराउंड देवर 7 पीपल, और ये वो
राइटर्स थे ऑफ द एलिजाबेथन एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एलिजाबेथन एरा के वो राइटर्स थे जिनके जो के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से एसोसिएटेड थे, मतलब दे गॉट एजुकेशन फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज एंड दे वर वेरी क्लोज टू दीज यूनिवर्सिटीज। सो इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये हीरोइक थीम्स के बारे में लिखते थे, प्ले राइट्स थे, ये हीरोइक थीम्स के बारे में लिखते थे। और इनके अंदर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो की ऑल्दो डेथ जो है वो शेक्सपियर की डेथ से बहुत पहले हुई थी। कि वो अपनी 20s में था, मतलब इवन बिफोर ही हिट द एज ऑफ 30 उसकी डेथ हुई थी, और ये एक मर्डर के थ्रू उसकी डेथ हुई थी। सो क्रिस्टोफर मार्लो के बहुत से प्लेस जो हैं उनका इफेक्ट शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इट इज लाइक एन एनेक्डोट कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसकी जो थीम्स थी शेक्सपियर उनसे इंस्पायर हुआ है। ऑल्दो जो शेक्सपियर के जो क्रिटिक्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, जो बेन जॉनसन है जैसे, वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो शेक्सपियर है उसका स्टाइल अपना वर्सटाइल था, उसने किसी को कॉपी नहीं किया। बट इट इज नॉट अबाउट कॉपिंग, इट इज अबाउट कि मार्लो जो है उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है शेक्सपियर के ऊपर, क्योंकि मार्लो जो है उसका प्ले डॉक्टर फाउस्टस है, इट इज ऑन द थीम ऑफ रिवेंज, एंड सिमिलरली हैमलेट इज ऑल्सो ऑन द थीम ऑफ रिवेंज। तो ये दोनों बहुत आपस में रिलेट भी करते हैं। तो मार्लो है, इसके अलावा किड है, थॉमस किड, थॉमस नैश है, थॉमस लॉज है, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, ये वो लोग हैं जो कि एसोसिएटेड हैं यूनिवर्सिटी विट्स वाले ग्रुप से। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहाँ से निकलता है वो ये है कि थॉमस किड का नाम इस लिस्ट के अंदर है तो सही, लेकिन थॉमस किड हैड नेवर बीन टू ईदर ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सो ये एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा ऐसा प्ले राइट है इनमें से जो कि यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में है, बट ही हैड नेवर बीन टू ईदर ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। सो वो थॉमस किड है और ये भी एक प्ले राइट था। और इसकी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी भी है, द स्पेनिश ट्रेजेडी नाम है थॉमस किड की। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट। और मार्लो ने जो है वो सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखी, ये भी आ जाता है एमसीक्यू कि ट्रेजेडीज लिखी या उसने ट्रेजेडी कॉमेडी या कॉम्बिनेशन लिखा। सो इसकी ट्रेजेडीज ये हैं, एडवर्ड द सेकंड है, टेम्पल इन द ग्रेट है, द ज्यू ऑफ माल्टा, द मैसेकर एट पेरिस, डॉक्टर फाउस्टस। और मार्लो जो है इसका एक ट्रेट ये है कि इसने ब्लैंक वर्स को बहुत ही पॉपुलराइज करवाया था। जैसे कि हीरोइक कपलेट जो है उसको अगर हम देखें तो आगे 18वीं सेंचुरी में अलेक्जेंडर पॉप एक बंदा था, एक पोइट था, जिसने हीरोइक कपलेट को बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज कराया था। तो ब्लैंक वर्स जो है उसका जाता है हमारे पास मार्लो को। बेन जॉनसन कॉल्ड इट द माइटी लाइन ऑफ मार्लो, और बेन जॉनसन ने मार्लो पे क्रिटिसिज्म किया था और इसने एक इसकी लाइन बहुत ही फेमस है, द माइटी लाइन ऑफ मार्लो। तो ये अगेन कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द थॉमस किड, इसके स्पेनिश ट्रेजेडी है और ये एक सिनिकन प्ले है, यानी कि ग्रीक इंस्पायर्ड प्ले है। 5 एक्ट का है इसके अंदर। अब जो सिनिकन प्लेज है वो किस तरह से होते हैं कि 5 इनमें एक्ट होते हैं, कॉरस लाजमी होगा और थीम थोड़ी सी हॉरिबल होगी। एंड कि जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं, जो ड्रामाज हैं, उनके अंदर हॉरिबल थीम्स ही हुआ करती थी, उनके अंदर ह्यूमर या फन इतना नहीं होता था। इट रिजेंबल्स शेक्सपियर्स हैमलेट, इट्स हॉरिफिक प्लॉट गेव द प्ले अ ग्रेट एंड लास्टिंग पॉपुलैरिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विलियम शेक्सपियर, इसको तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। सो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ये जो आप, अच्छा, शेक्सपियर की बर्थ प्लेस, शेक्सपियर कहाँ पे पैदा हुआ, उसकी बर्थ डेट, उसकी बर्थ ईयर, उसकी डेथ डेट और डेथ ईयर, और शेक्सपियर जहाँ पे रहता था उस जगह का नाम क्या था, ये वो चीजें हैं। और ये भी है कि शेक्सपियर वेयर इज ही बरिड, तो वो वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर वो बरिड है। तो ये वो चीजें हैं जो कि बड़ी क्लियर किस्म के एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग टू योर शेक्सपियर टॉपिक, राइट।